everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉम द कैंट फिलॉसफी, और उसके अंदर से आज हम डॉक्टर कैंट की फ़िलासफ़ी में से चैप्टर नंबर 17 जो है उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका कि टाइटल रहेगा या फिर तो उसको एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछा जाता है, होम्योपैथी द साइंस एंड आर्ट और द आर्ट एंड साइंस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कैंट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपका 15 मार्क्स का या फिर तो फुल आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है इसके अंदर एग्ज़ामिनेशन के अंदर। सो इसको शुरू करते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से अगर आपने एग्ज़ाम में भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सो वी स्टडी द प्रिंसिपल्स दैट रिलेट टू द नॉलेज ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर कैंट जो हैं वो कहते हैं कि हम जब होम्योपैथी पढ़ते हैं तो हम कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल्स भी क्या है, वो प्रिंसिपल किसके लिए हैं, जैसे हर एक चीज़ का कोई प्रिंसिपल होता है तो वो किसके लिए प्रिंसिपल होता है। फॉर एग्जांपल कि जो हमने न्यूटन के सारे लॉज पढ़े हुए हैं, सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं, तो वो किसके रिलेटेड है, या तो ग्रेविटी के रिलेटेड है, या तो फिज़िक्स के रिलेटेड है। ठीक है, या फिर तो कोई एक्शन के रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वो जो सारे प्रिंसिपल्स थे वो किसी के रिलेटेड थे। तो ये जो सारे प्रिंसिपल्स जो हम पढ़ते हैं वो किसके रिलेटेड है, होम्योपैथी के रिलेटेड है, नॉलेज ऑफ होम्योपैथी के रिलेटेड है कि भाई आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है तो आपको ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई करने होंगे, आपको ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो समझने होंगे। ठीक है, एट दिस पॉइंट डॉक्टर हैनेमैन अराइव एट द 3 points which are important for the conclusion that should be studied and keep it in application of the practice। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है तो आपको ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो ध्यान में रखने होंगे। उसके अलावा भी डॉक्टर जो है मैंने उन्होंने 3 पॉइंट ऐसे बताए हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना है जब भी हम कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तब। ठीक है, तो वो 3 पॉइंट क्या है पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमारे पास है केस टेकिंग। ठीक है, तो जैसे पेशेंट आपके पास आता है सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, केस टेकिंग करोगे। ठीक है, अ वे ऑफ द ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिजीज़ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ क्योर। ठीक है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डॉक्टर जो कैंट है अब वो बता रहे हैं कि डॉक्टर हैनेमैन ने 3 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, अब उन तीनों पॉइंट को डॉक्टर कैंट जो है वो अपने तरीके से समझा रहे हैं यहाँ पर, या फिर तो ये तुम एक इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन समझ लो कि केस टेकिंग क्या होता है, दूसरे भी सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर कैंट बोल रहे हैं कि ये एक तरीके का वे है। ठीक है, एक वे है किस चीज़ के लिए, टू ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है, केस टेकिंग में हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, किसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते हैं, डिजीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, जब भी आप केस टेकिंग करोगे आप सारी चीज़ें पूछोगे, इधर तुम पेशेंट का नाम पूछ रहे हो से लेकर पेशेंट को क्या हो रहा है वो चीज़ पूछ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इसलिए हम पूछते हैं बिकॉज कि हम जो पेशेंट की डिजीज़ है उसको जान पाए। ठीक है, अब वो जान के भी हमको क्या काम है, ठीक है, हमको क्या करना है वो जान के हमने क्योर करना है। ठीक है, टू ऑब्टेनिंग अ क्योर। ठीक है, केस टेकिंग के बाद हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को मेडिसिन देंगे या फिर तो उसको फर्दर कोई एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे, लाइक जो हमारा लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है, एक्सरे है, इमेजिनिंग एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, टू ऑब्टेनिंग अ क्योर। ठीक है, थ्रू द डिजीज़ इन जनरल एंड द पेशेंट इन पर्टिकुलर। दैट मीन्स कि अब यहाँ पर एक अलग चीज़ आती है, लाइक कि जो सारी दूसरी पैथीज है उसके अंदर सब लोग केस टेकिंग तो करते ही करते हैं। ठीक है, केस टेकिंग करके ही आपको पता चलेगा पेशेंट को क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो होम्योपैथी को अलग से जो दिखा रहा है वो चीज़ ये है कि जब तुम इन्वेस्टिगेशन करते हो तो तुम डिजीज़ को इन जनरल रखोगे। दैट मीन्स कि जो डिज़ीज़ का नाम है उसको इन जनरल रखोगे कि हाँ भाई ये डिज़ीज़ का नाम है। ठीक है, हमें इससे इतना ज़्यादा जो है कि सारी चीज़ें नहीं करनी है, इससे के ऊपर चल कर ही हमको क्योर नहीं करना है, लेकिन पेशेंट इन पर्टिकुलर, दैट मीन्स इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, जहाँ पर भी तुम कैंट की फ़िलासफ़ी देखोगे तुमको हर एक टॉपिक के अंदर इंडिविजुअलाइजेशन मिलेगा। ठीक है,
इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन पढ़ाया था। तो हम जब होम्योपैथी में केस टेकिंग करते हैं तो हम डिजीज़ को इन जनरल रखते हैं और पेशेंट को इन पर्टिकुलर रखते हैं, जिससे कि हम आगे जाकर इंडिविजुअलाइजेशन कर सकें और आगे जाकर एक सिमिलम को ढूंढ सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट डॉक्टर हैनेमैन ने क्या बोला है, ड्रग प्रूविंग के बारे में। अब बात आती है कि जब तुमने केस टेकिंग कर ली उसके बाद तुम क्या करोगे, पेशेंट को मेडिसिन दोगे। अब पेशेंट को मेडिसिन कौन सी दोगे, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिमिलम ढूंढने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ये बात कर रही हूँ कि जो तुम्हारे हाथ में एक होम्योपैथिक मेडिसिन है वो किस तरीके से बनी है, उसके जो सिम्टम्स है जो तुम मटीरिया मेडिका में पढ़ते हो वो किस तरीके से आए हैं, वो भी तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, टू स्टडी द मटीरिया मेडिका इन द नॉलेज टू क्योर आर ऑब्टेन फ्रॉम द ड्रग प्रूविंग बाय द रिकॉर्डेड फैक्ट। ठीक है, रिकॉर्डेड फैक्ट दैट मीन्स कि जो हम मटीरिया मेडिका में पढ़ते हैं, हर एक मेडिसिन के नीचे जो सारे सिम्टम्स हम पढ़ते हैं, जो नॉलेज हम लेते हैं टू क्योर द पेशेंट। ठीक है, जो नॉलेज हमने थ्रू आउट हमारे BHMS लिया है, किस लिए लिया है, बिकॉज ऑफ द क्योर ऑफ द पेशेंट, क्योंकि हम आगे चलकर पेशेंट को क्योर कर सकें। लेकिन ये सारी चीज़ें आई कहाँ से है, ये सारी चीज़ों का ओरिजिन कहाँ से है, ड्रग प्रूविंग से। ठीक है, और ड्रग प्रूविंग के अंदर हम मतलब मटीरिया मेडिका के अंदर हम इन शॉर्ट किस चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, किस सिम्टम्स को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग अ फैक्ट। ठीक है, ऐसे सारे फैक्ट जो कि असल में हमको सिम्टम्स मिले हुए हैं ऑन द हेल्दी ह्यूमन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रग प्रूविंग। उसके बाद है हमारे पास पोसोलॉजी। दैट मीन्स कि तुमने पहले केस टेकिंग किया, उसके बाद तुमने देखा कि तुमको कौन सी मेडिसिन चाहिए, उसके बाद तुमने उस मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, एंड लास्टली तुम्हारे पास एक चीज़ आती है कि तुमने मेडिसिन भी ली, तो उसको मेडिसिन भी देनी है तो उसको किस पोटेंसी में दोगे, कितनी बार रिपीट करोगे और कितना डोज दोगे उस चीज़ का। ठीक है, विच इज़ अ पोसोलॉजी, राइट। So best method for the administration of the medicine in the curing the disease are that means कि जो हम मेडिसिन को हमने एडमिनिस्टर करना है, ठीक है, तो वो मेडिसिन को किस तरीके से हमने एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग देयर इज़ अ डायग्नोसिस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज़। ठीक है, तो जो तुम मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने वाले हो, ठीक है, उसके लिए भी तुमको डिज़ीज़ का नॉलेज होना इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। डिज़ीज़ तुम्हारी कितना उसने प्रोग्रेस कर लिया है, वो किस तरीके की डिज़ीज़ है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, पेशेंट भी यहाँ पर डिफ़र करता है कि पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी वगैरह क्या है। ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है पोसोलॉजी, और जो आपकी मेडिसिन का एक्शन है वो डिपेंड करता है पोसोलॉजी के ऊपर। दैट मीन्स कि अगर आपकी मेडिसिन जो है वो सिमिलम है लेकिन उसकी पोटेंसी ठीक नहीं है, उसकी पोटेंसी अगर कम है, ठीक है, तो क्या होगा कि पेशेंट को सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलेगा और उसके बाद पेशेंट को वापस से एग्रावेशन होना शुरू हो जाएगा, या फिर तो पेशेंट को वापस से वो सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने बहुत ज़्यादा डोज के अंदर आपकी मेडिसिन दे दी है तो क्या होगा, किलर्स एग्रावेशन या फिर तो इन शॉर्ट एग्रावेशन आएगा। ठीक है, तो ये होता है पोसोलॉजी। आगे दूसरा पॉइंट है विच इज़ द डायग्नोसिस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज़, विच इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग द डिजीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट and to obtaining a simillimum. ठीक है, so the classification of the disease for the diagnosis, health require the name of the disease. ठीक है, to know the patient had died फ्रॉम द क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्कूल। दैट मीन्स कि जब हम बोलते हैं कि कोई पर्सन मर गया है, तो जब तुम भी किसी मतलब कि इन शॉर्ट तुमने देखा होगा कि हम एक डेथ सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, तो उस डेथ सर्टिफिकेट के नीचे हम लिखते हैं कि भाई क्या कॉज रहा है डेथ का। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है कि जो ओल्ड स्कूल है उसको भी इसी तरीके से जो डिज़ीज़ का नाम है वो चीज़ चाहिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन द डिज़ीज़ वो इसीलिए करते हैं। For the homeopathy, the diagnosis is less important for the treatment. ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए हमको डायग्नोसिस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायग्नोसिस इन द विच मीन्स द नेमिंग ऑफ द डिजीज़। ठीक है, नेमिंग ऑफ डिजीज़ हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजीज़ शुड बी नेम बट इट शुड बी ओनली रिटन ऑन द रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये हमने नहीं बोला कि हमको बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है डायग्नोसिस की, हमको डायग्नोसिस की ज़रूरत है, लेकिन किस लिए ज़रूरत है, बिकॉज कि जब हम केस टेकिंग करते हैं या फिर तो हम किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट को
के लिए सारा रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। हर तुम जब कोई भी क्लिनिक खोलोगे या फिर तो कोई भी हॉस्पिटल तुम देखोगे, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल वे होता है कि एक पेशेंट का हम रिकॉर्ड रखते हैं। उस रिकॉर्ड के अंदर हमने लिखना रहता है कि भाई इस पेशेंट को इस नाम की डिजीज़ हुई है, या फिर तो जो हमारे पास एक लीगल प्रूफ रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो प्रिस्क्रिप्शन है, दैट मीन्स कि जो सिमिलम हमको ढूंढनी है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। क्या इंपॉर्टेंट नहीं रखता है? डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। इन रिकॉर्ड्स इट शुड बी यूज ओनली फॉर द फर्दर नोइंग ऑफ द पेशेंट, ठीक है। फर्दर हमने बस पेशेंट को जानना है इसीलिए, ठीक है। लेकिन हमने पेशेंट को क्योर करना है, हमने पेशेंट को सिमिलम देनी है, उसके लिए डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो द नॉलेज ऑफ द सिकनेस ऑफ द पेशेंट शुड बी नो थ्रू द पेशेंट। दैट मीन्स कि अब यहाँ पर ये बताती है कि भाई तुमने पेशेंट को समझना किस तरीके से है, या फिर तो तुमने जो सिमिलम देनी है वो किस तरीके से देनी है, उसका क्या बेसिस रहेगा, ठीक है। हमने ये तो बोल दिया कि डायग्नोसिस उसका बेसिस नहीं रहेगा, तो उसका बेसिस रहेगा क्या? सो फॉर द नोइंग ऑफ द पेशेंट एंड फॉर द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। क्या? तो नॉलेज ऑफ द सिकनेस, ठीक है। नॉलेज ऑफ सिकनेस कि भाई कोई भी पेशेंट है उसको समझना है, या फिर तो उसकी जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको समझना है, ठीक है। सिम्टम को लेकर उसका डायग्नोसिस नहीं कर देना है, ठीक है। सो डिजीज़ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमैन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप डॉक्टर कैन की फ़िलॉसफी का वो चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें लाइन वाइज मिलेगी, ठीक है। तो उस पूरे चैप्टर को मतलब पढ़कर ही मैंने ये सारी नोट्स बनाई हुई हैं, ठीक है। तो लाइक आपने भी इसी तरीके से अपने एग्ज़ाम में लिखना है। सो डिजीज़ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमैन, जो कि क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज़ हम बोलते हैं। सो डिजीज़ क्लासिफिकेशन एज अ एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़, अगर बड़ा सा हम देखें कि डॉक्टर हैनेमैन ने डिजीज़ को किस तरीके से क्लासीफाई किया है, वैसे तो ये क्लासिफिकेशन शुरू होता है इंडिस्पोजिशन से, लेकिन अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम देखेंगे। सो देयर इज़ अ एक्यूट डिजीज़ एंड देयर इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़। तो एक्यूट डिजीज़ क्या होती है? व्हेन द डिजीज़ इज़ रैपिड एंड हैविंग अ मॉडरेट progress and the patient have a tendency to recover back to health or maybe the death, ठीक है। तो इसके अंदर डेथ भी हो सकती है। दैट मीन्स कि जो एक्यूट डिजीज़ होती है उसको हम किस तरीके से जानते हैं कि जो कि बहुत जल्दी एकदम से हो जाती है, बैठे बैठे मतलब तुम देखोगे कि 1-2 घंटे में पेशेंट को कुछ होने लग गया, एकदम से पेशेंट को डायरिया हो गया, एकदम से पेशेंट को जो है कि सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है, विच इज़ अ एक्यूट डिजीज़, राइट। और वो मॉडरेटली प्रोग्रेस भी करती है, ठीक है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि पूरे दिन के अंदर ही उसकी पेशेंट की हालत ख़राब होने लगती है, विच इज़ एक्यूट डिजीज़ एंड इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिकवर बैक टू हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो जितनी जल्दी ये डिजीज़ हुई है उतनी ही जल्दी ये रिकवरी इसकी हो सकती है, या फिर तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो जो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होती है उसको हमने एक्यूट डिजीज़ बोल दिया, और जो सारी चीज़ें धीरे धीरे होती है उसको हमने क्रॉनिक डिजीज़ बोल दिया, ठीक है। सो वेयर द ग्रेजुअल प्रोड्रोम एंड द स्लो प्रोग्रेस विद नो डिक्लाइनिंग ऑफ द डिजीज़, दैट मीन्स कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारी चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है कि पेशेंट या फिर तो डिजीज़ का डिक्लाइनिंग का कोई चांस नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पर दिखा कि रिकवरी बैक टू हेल्थ हो जाती है, देयर इज़ अ टेंडेंसी, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है उसकी ये टेंडेंसी नहीं है कि वो खुद ही अपने आप ठीक हो जाएगी या फिर तो वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी। वेयर द पेशेंट में लीड टू डेथ, ठीक है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, बट वेरी बहुत मतलब कि टाइम के बाद। दूसरी चीज़ क्रॉनिक डिजीज़ में ये होती है कि ये जनरेशन टू जनरेशन भी चली जाती है, ठीक है, विच इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़ का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक। सो एक्यूट डिजीज़ हैव द मेजॉरिटी ऑफ द कंटेजियस और द इन्फेक्शियस केसेस, राइट, एंड हैव अ डिफाइनाइट कोर्स, राइट। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर डॉक्टर केंट ने बताई है, जो कि ये जो एक प्योर डिजीज़ है उसका डॉक्टर हैनेमैन से कोई लेना देना नहीं है, बट ये डॉक्टर केंट ने उनकी फ़िलॉसफी में बताया है। वेयर द सिंपल सब्सटेंस गेट डिरेंज एंड डिजीज़ कम्स आउटवर्डली विच हैव अ फिक्स कोर्स। प्योर डिजीज़ डॉक्टर केंट ने किसको बोला? जिसके अंदर सिंपल सब्सटेंस, जिसके अंदर वाइटल फोर्स डिरेंज होता है, डैमेज होता है, और उसकी वजह से जो सारे सिम्टम्स आते हैं, विच इज़ आउटवर्डली रिफ्लेक्शन, ठीक है, विच हैव अ फिक्स कोर्स, जिसका कि एक फिक्स कोर्स होता है, ठीक है। तो उसको उन्होंने जस्ट प्योर डिजीज़ बोला है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि
प्योर डिजीज़ क्या होता है, तो वो उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ होती है पैथोग्नोमिक सिम्टम्स, ये चीज़ भी डॉक्टर केंट ने दी है, ठीक है, उनके इसी चैप्टर के अंदर। सो ईच वन हैज़ इट्स ओन टाइम ऑफ द प्रोडोम, सारा जो सिम्टम है, जितने सिम्टम है, उनका खुद का एक टाइम ऑफ प्रोडोम है, एंड इट्स ओन पीरियड ऑफ द प्रोग्रेस, एंड दे आर कॉल्ड द पैथोग्नोमिक सिम्टम। इन शॉर्ट द पैथोग्नोमिक सिम्टम क्या होते हैं, जिससे कि तुम पता लगा सको कि क्या पैथोलॉजी हुई है, ठीक है। For example, in the case of the measles, disease should not be given important, but the child is suffering should be keep it in mind for the treatment. That means कि ये पैथोग्नोमिक सिम्टम जो है उससे हमको पता चला पेशेंट को मीजल हुआ है, बट स्टिल ये क्या हो गया, डायग्नोसिस हो गया, पर ये डायग्नोसिस हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो बच्चा सफ़र कर रहा है इसकी वजह से वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देयर आर नो रेमेडी फॉर द स्पेसिफिक डिजीज़ विच इज़ अ सिंपल थिंग, ठीक है। यही एक होम्योपैथी का कैरेक्टरिस्टिक है कि होम्योपैथी में कोई एक स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक डिजीज़ को लेकर, ठीक है। एक रेमेडी बहुत सारी डिजीज़ को क्योर कर सकती है। वाई? बिकॉज कि हम डायग्नोसिस के ऊपर काम नहीं करते, हम पेशेंट के सिम्टम के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। सो नाउ इन द एपिडेमिक डिजीज़ क्या हुआ था, इन एपिडेमिक डिजीज़ फिजिशियन शुड ट्रीट the disease as well as the prevent and educate the neighbor for the disease. that means कि जो एपिडेमिक डिजीज़ होती है जिसके अंदर कि हम लाइक कोरोना जो था उसके अंदर हमने ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी, उसी के साथ साथ हमने जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में तुमने देखा होगा आर्सेनिक एल्बम फॉर द प्रिवेंशन, ठीक है। तो वो क्या है कि हमने प्रिवेंट भी करना है इस चीज़ को, और होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिवेंशन के लिए भी काम में आती है। नाउ देयर इज़ अ टू काइंड ऑफ स्टडीज़, द फर्स्ट वन विद द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्टडीज़ का मतलब क्या है, टू स्टडी अ डिजीज़, टू स्टडी अ पेशेंट, ठीक है, फॉर द क्योर, राइट। सो देयर इज़ टू काइंड ऑफ स्टडीज़, जिसके पहले ये स्टडी है जिसके अंदर कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ करके उसको डायग्नोज करके उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। दूसरा है वन विद द रेफरेंस फॉर ऑब्टेनिंग द रेमेडी दैट पेशेंट नीडेड। दैट मीन्स कि जिससे कि हम रेमेडी सेलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। तो जैसे कि एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए एक रेमेडी है तो वही रेमेडी दूसरे पेशेंट के लिए नहीं हो सकती, राइट। सो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी विद द प्रॉपर डोज, नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू प्रिवेंट द डिजीज़, टू ट्रांसमिट द डिजीज़, ठीक है। अब जैसे कंटेजियस कोई डिजीज़ है, ठीक है, तो तुमने जो एक तुम्हारे पास पेशेंट आया उसको तुमने मेडिसिन दे दी, लेकिन अब आगे ये चीज़ फैले ना, ये चीज़ ट्रांसमिट ना हो, ठीक है, उसके लिए भी तुमको कुछ प्रिवेंशन देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पेशेंट तुम्हारे पास कोई कंटेजियस डिजीज़ लेकर आया है तो पहली चीज़ तुम उसको मेडिसिन दोगे, दूसरी चीज़ तुम उसको कुछ प्रिकॉशंस बताओगे, तीसरी चीज़ तुम ये कर सकते हो कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि तुमको लग रहा है कि उनको ये कंटेजियस डिजीज़ हो सकती है, तो उनको तुम कोई प्रिवेंटेबल मेडिसिन दोगे, ठीक है, जिससे कि उसके फैमिली मेम्बर को ये चीज़ ना हो। नाउ द डायग्नोसिस is something that a physician can't afford to foolish the name of the disease, rather treat the disease, ठीक है। तो ये एक बस इन शॉर्ट इतने सेंटेंस के अंदर जो डॉक्टर केंट है उन्होंने सारी चीज़ें बोल दी हैं कि भाई जो फिजिशियन है वो दूसरों को या फिर तो खुद को, ठीक है, फूल बनाने के लिए जस्ट डिज़ीज़ का नाम नहीं दे सकता, या फिर तो डिज़ीज़ का नाम देकर उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। देयर आर मैनी डिजीज़ विच आर क्रॉनिक डिजीज़ बट एज अ एक्यूट डिजीज़, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसे डिजीज़ हैं जो कि क्रॉनिक होती हैं लेकिन दे सीम्स लाइक अ एक्यूट डिजीज़, राइट। सो दीज डिजीज़ आर ऑफ द क्रॉनिक माइजम एंड दीज हैव अ लिटल रीकरिंग अटैक, ठीक है। तो मतलब कि ऐसी जो डिजीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, किसकी वजह से होती है, माइजम की वजह से होती हैं। तो माइजम तुमने देखा होगा कि एक प्राइमरी स्टेज होता है, उसका लेटेंट स्टेज होता है, ठीक है। तो अब ये जो लेटेंट स्टेज होता है उसके अंदर अगर कोई एक्साइटिंग कॉज आता है तब जाकर वो अपने आप को
रिप्रेजेंट करती है एज अ सेकेंडरी फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर माइजम, ठीक है। तो तब हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये सेकेंडरी स्टेज है तभी से डिज़ीज़ हुई है, तभी से ये एक्यूट डिज़ीज़ है, बट ये हमको जो भी कोई डिज़ीज़ है उसको कहाँ से ट्रीट करना है, फ्रॉम इट्स कोर हमने उसको क्योर करना है, ठीक है। सो दिस डू नॉट कम विद अ प्रोड्रोमल पीरियड, अ प्रोग्रेसिव पीरियड, अ पीरियड ऑफ द डिक्लाइनिंग। दैट मीन्स कि अब ऐसी जो कंडीशन है उसके अंदर तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि इसका एक प्रोड्रोम पीरियड है, इसका एक प्रोग्रेसिव पीरियड है, ठीक है, तो ये इस तरीके से डिक्लाइन हो जाएगा, बिकॉज माइजम तो डिक्लाइन नहीं होता है, ठीक है, वो तो जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं, जैसे साइकोसिस सिफिलिस है, ठीक है, तो ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। सो सम डिजीजेज हैव एन अटैक एंड द डिक्लाइनिंग बट नो प्रोड्रोम, मतलब कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि डायरेक्टली अटैक कर देती हैं, बट उनका जो पहले का जो रिस्क फैक्टर वाली चीज़ होती है वो चीज़ तो नहीं होती, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी जो है कि डायग्नोसिस या फिर तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है डॉक्टर केंट और डॉक्टर हैनेमन के बीच में कि भाई जो उन्होंने क्रॉनिक डिजीज़ और एक्यूट डिजीज़ इस तरीके से स्पेसिफिकली हम किसी चीज़ को बांध नहीं सकते, ठीक है। हमने बस ये देखना है कि जब पेशेंट आपके पास आता है तब पेशेंट को क्या हुआ है, राइट, वो चीज़ देखनी है। सो 3 क्रॉनिक माइजम और 16 साइकोसिस सिफिलिस, उनकी वजह से ही ये सारी चीज़ें होती है, पर्टिकुलरली फॉर द क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है। माइजम सब क्या होते हैं उसके बारे में भी उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें बताई है। लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़ वेयर दे बिकम ऑब्स्टिकल टू क्योर, ठीक है। इतनी चीज़ें डॉक्टर केंट ने बताई है माइजम के बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर अबाउट दी होम्योपैथी, द साइंस एंड आर्ट। सो होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।